महाराज कंजूस और मंत्री ज्ञान अधूरे विदेश घूमने गए। वहाँ एक जादूगर ने उन्हें करामाती शीशा दिखाया। महाराज, क्या आप इस शीशे से बल्ब की लाइट देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जादूगर ने शीशे को घुमाना चालू किया। और अब तो कुछ नहीं दिख रहा। कहीं बल्ब तो बंद नहीं कर दिया? लेकिन महाराज ने दूसरी तरफ से देखा तो बल्ब अभी भी जल रहा था। ज्ञान अधूरे, क्या तुम्हें लाइट दिख रही है? नहीं महाराज, लेकिन मुझे तो तुम यहाँ से दिख रहे हो। मतलब शीशे के एक तरफ से सब दिखता है लेकिन दूसरी तरफ से नहीं। ये सब देख महाराज के मन में एक प्लान आया। इसे हम अपने कमरे की खिड़की में लगाएंगे। बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख पाएगा, पर हमें बाहर का सब दिखेगा। मजा आएगा। लेकिन महाराज, एक चीज का ध्यान रखना, करामाती शीशे को इस बल्ब के साथ ही इस्तेमाल करना, इसके बिना नहीं। महाराज करामाती शीशा और बल्ब ले आए, पर कमरे में केवल शीशा ही लगवाया। ये बल्ब तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। इससे कहीं सुंदर तो हमारा झूमर है। अब मिलेगी फुल प्राइवेसी। महाराज रिलैक्स हो ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि लोग उनको शीशे से देख के हंस रहे थे। महाराज, बाहर से अभी भी दिख रहा है। ऐसा कैसे हो गया? करामाती शीशा काम क्यों नहीं कर रहा? तभी ज्ञान अधूरे की नजर जादूगर के बल्ब पे गई। महाराज, जादू शायद शीशे और बल्ब को एक साथ इस्तेमाल करके ही काम करता है। ज्ञान अधूरे बल्ब को दीवार पे लगाने लगा और उसने गौर किया कि बल्ब के ऊपर एक और ग्लास लगा हुआ है। उसने जैसे ही वो ग्लास हटाया, बल्ब और तेज जलने लगा। ये बल्ब के ऊपर लगा शीशा एकदम आपकी खिड़की के शीशे से मिलता जुलता है। मतलब ये शीशा बल्ब की लाइट को कम कर रहा है और दूसरा शीशा बची खुची लाइट को भी रोक दे रहा है, तभी पूरी लाइट ब्लॉक हो रही है। अच्छा, तो यहाँ दो करामाती शीशे हैं। ये कोई करामाती शीशा नहीं बल्कि पोलराइजर ग्लास है। ये ग्लास ऐसे मॉलिक्यूल से बना होता है जो कि लाइट वेव्स की सिर्फ एक डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पास होने देता है। पर उससे क्या होता है? थोड़ा डिटेल में समझाइए। जी महाराज, पोलराइजर को समझने से पहले लाइट को समझना होगा। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, एक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए जब लाइट कुछ मॉलिक्यूल से गुजरती है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरेक्ट करती है। मतलब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से लाइट की एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी में बदल जाएगी और लाइट एब्जॉर्ब होके ब्लॉक हो जाएगी। फिर तो पूरी लाइट ब्लॉक हो जानी चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पोलराइजर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं। पोलराइजर मॉलिक्यूल में कई एटम्स एक लाइन में जुड़े होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता, जिसकी वजह से पोलराइजर के मॉलिक्यूल्स पैरेलल वायर्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अब इन मॉलिक्यूलर वायर्स की डायरेक्शन में ज्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इनके परपेंडिकुलर नहीं। अब मान लो कि एक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस मॉलिक्यूल के पैरेलल है, तो ये फील्ड इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी लूज कर देगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल्स के परपेंडिकुलर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगी और सीधा पास हो जाएगी। जिस डायरेक्शन या एक्सिस पे लाइट पास हो जाती है उसे पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करके एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो कि ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है इलेक्ट्रॉन्स से इंटरेक्ट नहीं करेगा और पास हो जाएगा। अगर थोड़ी मैथ इस्तेमाल करें तो हम पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। और देखते हैं कैसे। इस तरफ से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, मतलब हर लाइट वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली 0 से लेकर 2 पाई तक। और लाइट की रोशनी यानी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड E0 है तो उसकी इंटेंसिटी E0 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अब अनपोलराइज्ड लाइट में हर डायरेक्शन से ऐसे ही वेव्स आ रही हैं, तो कंबाइंड इंटेंसिटी के लिए इसको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट की कुल इंटेंसिटी आ गई 2 पाई E0 स्क्वायर। लेकिन इस तरफ हर इलेक्ट्रिक फील्ड का E cos थीटा कंपोनेंट ही आ रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी होगी E0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अगर इस तरफ की पूरी इंटेंसिटी निकालनी है तो इसे भी 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट करना होगा। और ये सिंपल इंटीग्रेशन करके हमारे पास जो इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो होगी पाई गुने E0 स्क्वायर। मतलब कि पोलराइज्ड ग्लास से पास होते ही अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। अब अगर इसके आगे एक और पोलराइजिंग ग्लास लगा दें जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस पहले से अल्फा एंगल पे है तो इंटेंसिटी और कम होगी, जिसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे आया?
ये तुम डराइव करके देखो। ज्ञान अधूरे ने बल्ब को ऐसे घुमा के लगाया कि दोनों पोलराइजिंग ग्लासेस के ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो गए। अब 50% रोशनी ये बल्ब वाला शीशा रोक लेगा और बाकी की 50% ये खिड़की वाला। अब आप आराम से रिलैक्स कीजिए। पर ये क्या, खिड़की से बल्ब की लाइट तो ब्लॉक हो रही है, लेकिन कमरे से अभी भी कुछ लाइट बाहर आ रही है। बता सकते हो क्यों? वैसे अगर पोलराइजर इस्तेमाल करने से लाइट वेव का केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ब्लॉक होता है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का क्या होता है? क्या वो बिना इफेक्ट हुए पोलराइजर के आर पार चला जाता है? असल में लाइट वेव में ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और फिर ये ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है और इसी तरह दोनों एक दूसरे को पैदा करके स्पेस में प्रोपोगेट करते रहते हैं। अगर तुम एक को ब्लॉक कर दो तो दूसरा अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। तुम्हारे लैपटॉप, मोबाइल और टीवी में पोलराइज्ड स्क्रीन लगी होती है, जिसको तुम इन सिंपल पोलराइज्ड ग्लासेस की मदद से डिटेक्ट कर सकते हो। मैं इस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में कुछ एकदम अफोर्डेबल पोलराइज्ड ग्लासेस के लिंक डाल रहा हूँ। गो चेक देम आउट।